नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इनके खिलाफ मरीजों और उनके परिजनों की ओर से उत्पीड़न की शिकायतों के आंकड़े भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़े हैं। और शायद इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के अधिकारों को लेकर एक चार्टर का मसौदा जारी किया है, जिसमें मरीज के 17 अधिकार बताए गए हैं जो निजी क्लिनिक और अस्पतालों की मनमानी को रोकेंगे। चार्टर का मसौदा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तैयार किया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जनता और संबंधित पक्षों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। मसौदे में मरीज और उसके परिवार की शिकायतों का निष्पक्ष और जल्द निपटारे का प्रावधान है। शिकायतों के निपटारे के लिए हर अस्पताल और क्लिनिक को आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की बात कही गई है, जो 15 दिन के भीतर इन शिकायतों का निपटारा करेगी। तो आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में एक मरीज और उसके परिजन को लेकर किस तरीके की चुनौतियां या परेशानियां हम देखते थे। उन्हें दूर करने के लिए ये मसौदा कितना कारगर होगा, और जिस सिस्टम की बात की जा रही है, यानी कि एप्लीकेशंस या फिर जो तमाम बातें होंगी, उनका कैसे निवारण होगा और न होने पर किस तरीके के कानूनी प्रावधानों का जिक्र इस मसौदे में किया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जो मौजूद हैं, मैं आपका परिचय करा दूं। स्टूडियो मेरे साथ हैं डॉक्टर जयश्री गुप्ता हैं, चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स ग्रुप से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। अदिति टंडन हमारे साथ हैं, आप ट्रिब्यून से हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। अदिति, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रसन्ना कुमार होता हमारे साथ हैं, पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार से। प्रसन्ना सर, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले मैं होता सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज के दौर में जिस तरीके से देश में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, और जाहिर है इनमें एक बड़ा रोल, एक बड़ा मैं कहूं कि हिस्सा जो है वो निजी क्षेत्र का है। किस तरीके से देखते हैं मरीज के अधिकार जो आज के दौर में हैं, और कितनी बड़ी परेशानियां उन्हें कई बार झेलनी पड़ी हैं? जी, ये निजी क्षेत्र का लिए नहीं है। मैं इस ड्राफ्ट चार्टर ऑफ राइट्स को पढ़ा। ये पूरा मेडिकल सेक्टर के लिए है। बड़े अच्छा चीज, एक इनिशिएटिव लिया गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हेल्थ मिनिस्ट्री, आई कॉन्ग्रेचुलेट मेनली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कि इसको ये एक मानवाधिकार का प्राधान्यता दिए हैं। वो अच्छा है, बिकॉज हेल्थ इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ, राइट टू लाइफ इज राइट टू हेल्थ ऑल्सो। मेरे टाइम में जो काम हुआ था वो तो ज़्यादा पब्लिक हेल्थ को बढ़ाने का, मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ाने का। निजी क्षेत्र में मैं कोई उल्लेख जो काम नहीं किया। मैं कोशिश किया था ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी क्लिनिकल एक्ट वगैरह लाने के लिए, जो इसका जिक्र इसमें भी है। निजी क्षेत्र अपने स्वार्थ के लिए जो जो सुझाव दिया गया है ये ड्राफ्ट में, जितना शीघ्र इसको अपना ले वो अच्छा है, उन्हीं के लिए अच्छा है। एक लॉन्ग टर्म गुड कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने मोरल के लिए, टू अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट विद द कंज्यूमर्स, उनको ये कर लेना चाहिए। ये बहुत काफ़ी विस्तृत है। लेकिन सर, एक चीज़ है कि इच्छा तो आपका बड़ा है। आप सरकार हो, आप ह्यूमन राइट कमीशन हो, आप बड़ा हो, आप सब पर एक हुक्म जारी कर दिए। लेकिन बात यह है कि खुद पर एक हुक्म जारी कीजिए कि आप क्वालिटेटिव हेल्थ गवर्नेंस दे पा रहे हैं क्या, कि जो है जड़ सबस्टैंडर्ड हेल्थ केयर अभी तक लोगों को मिल रहा है। स्टैंडर्ड केयर एट स्टैंडर्ड कॉस्ट is what people are needing. The minority are going to निजी क्षेत्र, because गवर्नमेंट क्षेत्र में इतना सुविधा नहीं है। There is a great shortage of services. ये आप हर स्टेट में एम्स खोल दिए। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ। लेकिन होता सर, क्या ये मैं कहूं कि अगर सरकारी सेवाएं जिन इलाकों तक नहीं है और निजी क्षेत्र वहां पर काम करना चाहता है, तो उसे लूट का अधिकार मिल जाना चाहिए? क्या उन्हें सरकारी नियमों की या फिर एक नहीं, यही तो है ना। आप अगर उसके दायरे से बाहर कर दें। आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। अगर कंटिन्यूम ऑफ केयर का प्रबंध नहीं किया जाएगा, आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल नहीं करेंगे, आप 104 108 सेवा को त्वरान्वित नहीं करेंगे, व्यापक नहीं करेंगे, आप निजी क्षेत्र को चैलेंज देने के लिए
एक हेल्थ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करिए। और ये मेन चीज, और एक चैनल में मैं अभी देख रहा था कि एमबीबीएस डॉक्टर गांव में नहीं जा रहे हैं। अगर सेवा नहीं होगा, आप राइट डिक्लेयर करके पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन बाकी महानुभाव है, उनसे वार्तालाप हो, फिर आगे बात करें। एक मरीज के तौर पर, एक तीमारदार के तौर पर जब मैं अस्पताल जाता हूं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी हो, मेरे अधिकार क्या हैं और क्या वो उन अधिकारों का पालन अस्पताल या क्लिनिक करते हैं? क्या वाकई में हम सच क्या है? एक्चुअली आज की सच्चाई यही है कि अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस का बोलबाला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि हेल्थ केयर सेक्टर इज सेकेंड मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, सेकेंड ओनली टू पुलिस। तो हम 100 रुपये पुलिस को देते हैं तो हम कहते हैं महाबदमाश हैं, बहुत करप्ट हैं। और यहाँ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों की चपेट लगा देते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि वो कैसे लगे, क्योंकि इसमें आम आदमी की अज्ञानता है, क्योंकि मेडिकल नॉलेज हम में नहीं है। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, एक टीवी या फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो आप तरह तरह से नेट सर्च करते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, उसके बाद आप खरीदते हैं। आप चाहे वो सब्जियां खरीदनी है, फ्रूट्स खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, सूट खरीदना है, आप मार्केट सर्वे करते हैं, फिर खरीदते हैं। हेल्थ सर्विसेज में यू डोंट हैव चॉइस बिकॉज यू डोंट नो। तो आज की डेट में भी अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस, हमने कंज्यूमर्स इंडिया की तरफ से बहुत प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें ऑडियंस के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो उसमें वो हमें बताते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने बनाए हैं, उन्हें टारगेट्स दिए जाते हैं सर्जरी के लिए भी, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है एक्चुअली वो सर्जरी के कारण से होती है। अच्छे ढंग से हॉस्पिटलाइजेशन हो, अच्छे ढंग से ज़रूरत हो या ना हो, उनकी ज़बरदस्ती सर्जरी करनी है। एक रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, नवी मुंबई में एक सेकेंड ओपिनियन सेंटर बनाया है। उन्होंने कुछ केसेस को रिव्यू किया और उन्होंने पाया कि 55% केसेस में हार्ट सर्जरी या स्टेंटिंग प्रोसीजर्स जो किए गए हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी। और उसके अलावा जो एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं कि मेडिसिन्स, कंज्यूमेबल्स, ये तो NPPA ने उसको स्टडी किया था, गवर्नमेंट की बॉडी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने पाया कि 1700% एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहे हैं, मार्कअप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा। राइट। और ये भी देखने में आता है कि जब मरीज भर्ती होता है किसी निजी अस्पताल में, जिसका वो पेमेंट कर रहा होता है, इसका भुगतान करता है, उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट्स वो नहीं देख पाता है। किसी दूसरे अस्पताल के डॉक्टर से शायद वो सलाह भी नहीं ले पाता है। अभय शुक्ला हमारे साथ मेंबर हैं कोर ग्रुप ऑफ हेल्थ NHRC से। अभय जी, इन ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वाकई देश में कहा जाए कि जो संस्थानों में, स्वास्थ्य सेवाओं में एक मरीज के अधिकार हैं, उनका पूरी तरीके से मैं कहूं कि हनन हो रहा है और इसीलिए ड्राफ्ट का मसौदा सरकार को जारी करना पड़ा है? ये सही कहा आपने। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो कोर ग्रुप है हेल्थ पे, जो स्वास्थ्य के मुद्दों पे काम करता है, हमने अपनी चर्चाओं में पाया कि बड़े स्तर पे शिकायतें आ रही हैं, NHRC के पास भी आ रही हैं और बाकी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, जहां पे प्राइवेट अस्पतालों पे में मरीजों के जो बुनियादी अधिकार हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है, ये पाया गया है। और जैसा कि आपने शायद पढ़ा होगा, हमारी एक किताब है डिसेंटिंग डायग्नोसिस, जिसमें हमने देश भर के 78 जो विसल ब्लोअर डॉक्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज किए, जो एक्चुअली सच्चाई बोलने के लिए तैयार थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि लगातार आप लोगों के पास जो शिकायतें आई या फिर जो रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पर आप लोगों ने देखा कि जो एक मरीज को या उसके तबारदार को अधिकार होने चाहिए या फिर हैं, उनका सीधे सीधे वायलेशन होता है निजी संस्थाओं में, छोटे क्लिनिक या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और उसमें कई सारी कैटेगरीज हैं जिसके बाद उनको तैयार किया गया है। मैं सर लौटूंगा आपके पास, लेकिन अदिति, क्योंकि आप लंबे अरसे से स्वास्थ्य को कवर कर रही हैं, उन सेवाओं को भी, ये जो चार्टर है मोटे तौर पर बहुत ही अच्छे इसमें पॉइंट्स, जो 17 अधिकार जिनकी बात कही गई है ड्राफ्ट में, लेकिन क्या इसके दायरे में सब कुछ कवर होता दिख रहा है? अधिकारों की बात करें,
जो कि एक मरीज के तौर पर जब हम अस्पताल जाते हैं वो हमें चाहिए हो? कविंद्र, ड्राफ्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और ड्राफ्ट में मुझे नहीं लगता कोई भी राइट, कोई भी हक पेशेंट्स का छूटा है, कागज़ पर वो उतारा गया है। पर हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कविंद्र कि हम बहुत अरसा नहीं हुआ, आपको याद होगा कि फोर्टिस में, गुड़गांव में एक केस हुआ था जहां एक छोटे से डेंगी की छोटा सा बच्चा था, उसका जो इलाज था उसके लिए 16 लाख का बिल आया था। उसके बाद बहुत हाहाकार मची थी। ये सारा जो मसौदा तैयार किया गया है, ये उसके ही बाद ये सारी चर्चा शुरू हुई। NHRC में तो बहुत सालों से पेशेंट्स पिटिशन कर रहे हैं, पर एक सरकार ने ऐसा पाया कि सरकारी तंत्र में जो अस्पताल हैं उसमें तो आप फिर भी कुछ ना कुछ अंकुश लगा सकते हैं सरकारी माध्यम से, लेकिन ये जो फैलता जा रहा है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर बेलगाम, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारा एपेक्स हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटर है कविंद्र, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज have told us that the MCI needs to be scrapped. Right. Now what the point that मेरा जो लिमिटेड पॉइंट है, मसौदा बहुत अच्छा है, पेशेंट की राइट टू हिज पेशेंट रिकॉर्ड से लेकर राइट टू प्री डायग्नोसिस कंसल्टेशन ऑल्सो, कि मुझे क्या बीमारी है, मुझे किस किस्म का इलाज आप देंगे और उस इलाज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सारी राइट्स कवर्ड हैं इस मसौदे में जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप और मैं जब मरीज़ के तौर पे अस्पताल में आज की डेट में जाते हैं कविंद्र, तो क्या आप मुझे सच्चाई से ये बताइए, क्या आप तीसरा सवाल किसी डॉक्टर से कर सकते हैं? एक दे गिव यू एन वेरी अनकंफर्टेबल अनअकोमोडेटिंग लुक। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मेडिकल एजुकेशन का करिकुलम है उसमें पेशेंट केयर का कोई कंपोनेंट नहीं है। हम ये मसौदा तो तैयार कर लेंगे और हम ये तो है सप्लाई साइड, लेकिन आप ये कैसे ऐसे डॉक्टर्स कैसे तैयार करेंगे कविंद्र जिनको ये चीज़ें समझ आएंगी? आपको एक भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा मेडिकल करिकुलम में जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशंस पे बात करता हो, जो डॉक्टर्स को ये समझाता हो कि इस तरीके से एक पेशेंट से पेश आना है। कंसल्टेंट्स तो आप उनको कह देते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी के नाम पे कुछ होता तो नहीं। आप कोई उनसे चर्चा नहीं कर सकते अपनी कंडीशन को लेके, वो एक डायग्नोसिस लिखते हैं, आप उनसे अगर ये भी मैं आम तौर पे बात कर रही हूँ, बहुत से डॉक्टर्स एकोमोडेटिंग होते भी हैं, लेकिन इन 80% केसेस अगर आप उनसे ये भी पूछ लीजिए कि डॉक्टर साहब ये दवाई क्या लिखी है, वो केमिस्ट समझ लेगा। तो ये हमारे देश की अभी सच्चाई है। और इसी को लेकर जब मैंने आज, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले हमने कोशिश की मैम कई सारे डॉक्टर्स में से बात करने की कि उस मसले पर बोलने के लिए आए जो कि प्राइवेट अस्पतालों में, नामी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर इससे मना किया। उनका साफ कहना था कि हमारे ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर होता है जो हमें करना पड़ता है, और मैनेजमेंट इस मसले पर भी बोलने को तैयार नहीं है। असल में जो इसकी पूरी की पूरी जड़ है वो क्या वाकई जो अदिति कह रही है डॉक्टर के लेवल पर है, या फिर जो मैनेजमेंट जो कि उन डॉक्टरों को एक तरीके से अपने आप पेरोल पर जब रखता है तो तमाम नियमों और शर्तों के साथ कितने केसेस होंगे, किस तरीके से आप बिल बढ़ाएंगे, ये सब कुछ? देखिए, आजकल बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो इसको बिजनेस लाइंस पे उन्हें चलाना है। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा से क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी वो जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया है उनका होता है, बट ओनली दोज डॉक्टर्स join who are willing to toe that line, ये आप ये कह सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि वो टारगेट्स देते थे और वो मैं पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की नौकरी। तो टारगेट्स देते हैं और टारगेट्स आप किस तरह से पूरा करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लॉइट करेंगे तभी तो पूरा करेंगे, थोड़ा झूठ बोलेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जो बीमारी नहीं है वो भी दिखाएंगे, तभी तो आप करेंगे, नहीं तो टारगेट आप कैसे पूरे करेंगे? तो प्रसन्न कुमार होता सर, जो ये पूरा सिस्टम चार्टर की मैं बात करूं और 17 जिन अधिकारों का जिसका अदिति ने जिक्र किया कि इसमें वो सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है जो कि एक मरीज को परेशानी के तौर पर एक अस्पताल में दिखती है, लेकिन सवाल ये कि इन 17 अधिकारों को दिलाएगा कौन, और क्या जो रेडिसल सिस्टम होगा वो इफेक्टिव होगा, काम कर पाएगा? क्योंकि यहां पर डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है इसमें बहुत ज्यादा फर्क है।
जी आप सही बोल रहे हैं। जो 17 वेरी वेल ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन डेविल लाइज इन डिटेल्स। पहले तो हेल्थ रेगुलेटर सिस्टम्स इन ईच स्टेट लाना पड़ेगा एंड सेंट्रल हेल्थ रेगुलेटर भी रहना पड़ेगा, लाइक ए कंज्यूमर फोरम. Consumer forums are not equipped with the technical knowledge of health sector. So it is time that we have a special channel of health regulators. And ये एक चीज़ है. दूसरा है कि ये जो ड्राफ्ट बना है ये पब्लिश हो जाए, एक डायरेक्टिव बन जाए और पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉ भी बने, कोई बात नहीं. लेकिन इट शुड हैव every 2 years it must be revisited in a dynamic mode. It is not once for all situation. जो आप कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, वो आज का दिन में कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है. ठीक है, वेल बिगन इज हाफ डन. और लेकिन डिमांड एंड सप्लाई साइड आप जब तक सुधारेंगे नहीं, सिर्फ प्रोनाउंसमेंट करके नहीं हो पाएगा. मेरा ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जितना शीघ्र हर एक एम्स के नीचे मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक हॉस्पिटल ला के एक स्टैंडर्ड खुद सेट करे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड केयर एट स्टैंडर्ड कॉस्ट. एंड ये जो आयुष्मान भारत का जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको साकार करवाए थ्रू मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. एफिशिएंसी से आप करप्शन को फेस कर पाएंगे. सिर्फ रोने से या वकीलों को ले आने से और लिटिगेशन बढ़ा देने से नहीं कर पाएंगे. पेशेंट और डॉक्टर में एक ट्रस्ट का एलिमेंट है. अमेरिका में क्या हुआ है, हर एक एम्बुलेंस के पीछे एक लॉयर भागता है. मैल प्रैक्टिस इंश्योरेंस इतना बढ़ गया है कि काफी सारे डॉक्टर्स वहां छोड़ के दूसरे देश में भी भाग जाते हैं. तो अतुल गवांडे का 3 किताब जो पढ़े हैं, अतुल गवांडे इंसिडेंटली हैज बीन मेड चीफ ऑफ ए लार्ज इंटरनेशनल फंड. ये एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है. किसी को चोर बोलना, फिर सबसे बड़ा जो डॉक्टर है जो जीवन दान करता है उनको इतना आसानी से चोर बोल देना ठीक नहीं है. We should all have a sense of balance and be positive and see this charter as a win-win for all. इसमें डॉक्टर लोगों का भी अच्छा है. Everybody should be responsible to each other. पेशेंट का भी राइट ड्यूटीज डिस्क्राइब किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है. इसमें कुछ डेटा सिस्टम का भी जिम्मेदारी है. सो ई सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन, वो जो आपका आधार कार्ड हुआ, चिप्स हुआ, उसमें रिकॉर्ड इनकॉर्पोरेशन रहने से कुछ सारे प्रॉब्लम जो लिखा गया रिकॉर्ड मिल रहेगा, फोटोकॉपी लेंगे, ये तो पुराने किस्म का ख्याल है. सॉरी फॉर सेइंग दिस. ओके. और एक और सर, जो क्योंकि राज्य के मामले स्वास्थ्य जो है राज्यों के अधीन विषय आता है, और वहां पर जिस तरीके का सिस्टम है, मेडिकल जो अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, उनको जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और जिस तरीके से उनको लाइसेंसिंग का सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि उसके साथ हम इसे लागू कर पाएंगे या उस सिस्टम को हमें थोड़ा बदलना होगा? करना तो पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. अदिति, जो बात ये आ रही थी कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, जो 17 अधिकार देने की बात है बहुत अच्छे हैं, इसमें सब कुछ कवर होता है. लेकिन जब लागू करने की बात आती है, क्योंकि राज्यों को लागू करना है, इस पर एक सेंटर, एक जो मैं कहूँ कि मॉडल एक जारी कर सकता है, लागू कैसे होगा राज्यों में? देखिए कविंद्र, मैं थोड़ा सा आपको क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट जो 2010 में हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया था, उस पर बस 1 मिनट बोलूँगी कि उस एक्ट को भी इसी मंशा से लाया गया था कि जितनी भी नर्सिंग फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कंट्री में है, उसमें ट्रांसपेरेंट तौर से हर प्रोसीजर का, मतलब आप हॉस्पिटल में जाएं तो एक बोर्ड होगा जहां हर प्रोसीजर का कॉस्ट डिस्क्लोज्ड होगा. उससे क्या होगा, जैसे जयश्री जी अभी बोल रही थी कि आप जितने हॉस्पिटल्स विजिट करेंगे आपके सामने उसकी कॉस्ट है. RML में उसी प्रोसीजर की कॉस्ट अगर 700 है और उस प्रोसीजर की कॉस्ट फोर्टिस गुड़गांव में 1000 है, पहली बात तो पता नहीं होता ना पेशेंट को कि कितना लगेगा. बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन कॉस्ट. तो इस मंशा से उस बिल को लाया गया था, एक्ट को लाया गया था, पर हम सब जानते हैं कि तमाम स्टेट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया है. 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने उसको अपनाया है. वहाँ काम करने की एक अर्ज है कि इस सेक्टर में हम आगे जाएं. जो मूट पॉइंट है ना कविंद्र, वो ट्रांसपेरेंसी और इंटेंशन का है. सबसे पहले तो डॉक्टर्स को आपको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप इस किस्म की किसी रिफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो आप अक्सर पाते हैं, मैं क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं अक्सर देखती हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सबसे पहले कोई ना कोई उसमें इशू रहता है. क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट में भी सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आया था वो IMA की तरफ से आया था
जब नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था तब भी आईएमए से बहुत चर्चा सरकार ने की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस मसौदे के लिए बहुत वाइड कंसल्टेशन ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पर स्टेक होल्डर्स के साथ, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो कविंद्र डॉक्टर्स के लेवल पे होगा, पैरामेडिक्स के लेवल पे होगा। फॉर इंस्टेंस इस मसौदे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट का जिक्र है, वो कह रहे हैं एवरी पेशेंट हैज़ द राइट टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स केयर। अब अगर किसी का एक्सीडेंट सड़क पे हो जाता है, हम रोज़ खबरें देखते हैं कविंद्र, लोग मरे भी पड़े हों सड़कों पे तो कोई उनको अस्पताल तक लाने में बहुत आसानी से आगे नहीं आता है। उसके लिए गुड समैरिटन लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तब उस पे मोटर व्हीकल एक्ट में अब अमेंडमेंट हुई है तो वो आया है। लेकिन जब तक सोसाइटी का माइंडसेट, जब तक इस केस में जब तक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि डिलीवरी पॉइंट तो वही है, आप जितना मर्जी मसौदा क्रिएट कर लीजिए, अगर डॉक्टर्स में और डिलीवरी स्टाफ में वो एम्पैथी नहीं है पेशेंट के लिए। मैं फिर उसी बात पे आ रही हूँ, जब एसके सरीन जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एमसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पूरा कंपोनेंट डाला था पेशेंट डॉक्टर केयर पे पहली बार। उस करिकुलम पे हमने कुछ उसके बाद नहीं फोकस नहीं किया, शायद उसकी भी जरूरत है। अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी, उस वक्त आपकी कुछ आवाज कम आ रही थी, मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे मसौदे को, क्योंकि मसौदा अच्छा है, इसकी सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ये कि इसे लागू कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि इस सिस्टम को लागू करने के साथ अगर कोई इसकी अवहेलना करता है, कोई सिस्टम यानी कि कोई नर्सिंग होम, निजी संस्थान, तो उसके लिए आपराधिक किन कानूनों का सहारा या फिर कैसे उसको आप दंडित करेंगे? देखिए, इसको दो तरीके से लागू किया जाएगा। ये आप अगर नीचे पढ़ें, चार्टर के नीचे एक डिटेल्ड उसका फ्रेमवर्क भी सुझाव दिया गया है। तो पहली बात तो ये है कि प्रत्येक जो प्राइवेट अस्पताल है या कोई भी अस्पताल है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर एक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर उनको नियुक्त करना होगा, ताकि अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो सीधे जाकर के उस ऑफिसर से वो मिल सकते हैं। और अगर वहां से उनको 24 घंटे के अंदर वो उनकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। अगर वहां से उनको उनकी शिकायत का निवारण नहीं होता है तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसके पास जा सकते हैं, और अगर वहां पे भी न्याय नहीं मिलता है तो स्टेट जो काउंसिल है उसके पास मरीज जा सकते हैं। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, जिन जिन राज्यों में किसी भी प्रकार का आज क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हो चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे राज्यों का अपना एक्ट हो, जैसे कि दिल्ली में है या कर्नाटक में है या वेस्ट बंगाल में है, इन सभी राज्यों में जो करीब करीब 15 राज्य हैं देश भर के, वहां पे तुरंत ये पेशेंट्स राइट्स चार्टर लागू हो सकता है। और वहां पे सजा ये होगी कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इसका सही ढंग से पालन नहीं करती है तो वहां की जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो उनको वार्निंग दे सकते हैं, वो उनके ऊपर फाइन कर सकते हैं, और अगर लगातार बार बार जो है पेशेंट्स राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। तो ये निश्चित है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिन राज्यों में है वहां पे इसको तुरंत लागू किया जा सकता है, और वैसे ही हमने इसमें रिकमेंड भी किया है। जिन राज्यों में अभी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू नहीं किया गया है वहां भी पेशेंट्स के बीच में बड़े स्तर पे इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, सामान्य लोगों के बीच में पब्लिसिटी होनी चाहिए, और डॉक्टर्स के बीच में भी इसको पब्लिसाइज किया जाना चाहिए, ताकि लोग जब प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो अपने रिकॉर्ड्स की, रिपोर्ट्स की, इंफॉर्मेशन की अधिकारों को मांगे, और अगर उनको इन किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर वहां पे वो मुद्दे उठाना चालू करें। और अन्य राज्यों में भी कम से कम सरकारी अस्पतालों में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं जिनके ऊपर सरकार का कुछ नियंत्रण होता है, जिन सारे अस्पतालों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत सेवा दी जा रही है, उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल है, उन सारे के सारे अस्पतालों में इसको तुरंत लागू किया जा सकता है। चलिए अभय जी, उम्मीद करते हैं कि मसौदा है बेहतर है और लागू करने में भी कुछ ऐसी मंशा दिखेगी, क्योंकि अब तक जो बड़े सवाल रहे कि देश में कई बड़े अस्पताल के खिलाफ बहुत ही बड़े मसले सामने आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ हमने शून्य देखा है, यानी कि नतीजा हमारे सामने नहीं आया। उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था 498A संशोधित फैसला 14 सितंबर को। नेहा वर्मा लिखती है कि कोई भी कानून बनता है तो उसका एक दायरा होता है, वैसे ही महिलाओं के लिए आईपीसी की धारा 498A को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया, लेकिन आज इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इसीलिए पूरी जांच पड़ताल किए बिना गिरफ्तारी उचित कदम नहीं है। एक और दर्शक संतोष पराशर लिखते हैं
कि धारा 498A महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कुछ मामलों में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग तब सामने आता है जब छोटे मोटे विवाद में ही महिला की ओर से पूरे परिवार को इस धारा में आरोपित किया जाता है। ऐसे कानूनों में जल्द से जल्द जांच कर सुधार करना चाहिए। तो आप दर्शक अपनी राय हमें यूं ही भेजते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।